हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। देखिए, हमारे बायोलॉजी मॉक टेस्ट हमारे चल रहे थे, जिसमें हमारे 4 या 5 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और 2-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुई, मतलब मॉक टेस्ट हमारा नहीं हुआ। लेकिन अब फिर कंटिन्यू करते हैं मॉक टेस्ट, और अब जो है कंटिन्यू ही रहेगा। और साथ में देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, हमने हिस्ट्री स्टार्ट की थी अपने यूट्यूब चैनल पर ही। इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको हिस्ट्री की क्लास मिल जाएगी, जो हमने स्टार्ट की थी यूरोपियन कंपनियों के आगमन से। मतलब सबसे पहले पुर्तगाल आए थे 1498। तो 1498 से लेकर के हमने जो मतलब एंड किया है, तो वो एंड हुआ है हमारा 1947 तक। तो यहाँ तक हमने इतनी हिस्ट्री कंप्लीट हम कर चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो को यानी कि अपनी हिस्ट्री क्लास को ज़रूर देखें जिसने ना देखी हो। और साथ में अगर बात करते हैं, और अब इसके बाद जो स्टार्ट होगा, तो इसके बाद स्टार्ट होगा भारत का संविधान। भारत का संविधान हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसके साथ साथ बात करते हैं कि अब यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल लॉकडाउन के तुरंत बाद वैकेंसी आने वाली है इनमें। तो इनके लिए हम सोच रहे हैं कि हिंदी का मॉक टेस्ट स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो हिंदी का मॉक टेस्ट और स्टार्ट करेंगे हम। डेली 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हिंदी के ज़बरदस्त क्वेश्चन जो हैं वो हम डिटेल करने लग रहे हैं अब। ठीक है, तो 1 या 2 दिन से हिंदी के मॉक टेस्ट भी यूट्यूब चैनल यानी कि इसी यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप विद गौतम सिंह में अपडेट कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास यानी कि बायोलॉजी का मॉक टेस्ट, जिसमें मैं 4 से 5 सेकंड क्वेश्चन बोलने के बाद आपको भी दूंगा, ताकि आप मेरे बताने से पहले ऑप्शन को टिक कर सकें। ठीक है, यानी अपना क्वेश्चन कंफर्म, अपने क्वेश्चन का आंसर कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? जो तंत्रिका कोशिका होती है, तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है, किस तंत्र में पाई जाती है? तो इसकी बात करते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। पहला ऑप्शन है परिसंचरण तंत्र, दूसरा है उत्सर्जन तंत्र, तीसरा है जनन तंत्र, और चौथा ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर डी है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो देखो, जो तंत्रिका कोशिका होती है, सबसे पहले बात, कभी कभी इसका इंग्लिश वर्जन में नाम दे देता, इसको बोलते हैं हम न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स इसको बोलते हैं। तो न्यूरॉन्स मानव शरीर में कहाँ पर पाया जाता है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिका कोशिका होती है, वो तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। साथ में ये जो तंत्रिका तंत्र है, तो ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। जो तंत्रिका कोशिका होती है, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। सवाल पूछा जाता कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन्स ही होती है, यानी कि तंत्रिका कोशिका ही ये सबसे लंबी होती है। ठीक है दोस्तों, अब अगर और इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि और इसके बारे में क्या है, तो सबसे छोटी या आधारभूत इकाई बोल सकते हैं हम। तो तंत्रिका तंत्र जो है, इसको आधारभूत इकाई बोलते हैं मानव शरीर का। मानव शरीर का जो आधारभूत इकाई है वो तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, और अगर इसकी और बात करते हैं तो इसका काम क्या है, तो यह जो है, ये इस प्रकार कोशिका कार्य जो करती है ये, तो ये मानव जो हमारा मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क से जितने भी मैसेज यानी कि सूचना का आदान प्रदान जो करती है, तो सूचना का मस्तिष्क से आदान प्रदान करना तंत्रिका तंत्र का ही काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के बारे में इतनी बात याद रखनी है आपको। तो तंत्रिका कोशिका कहाँ पाई जाती है? तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका है ये, और इसको तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, न्यूरॉन क्या है? क्वेश्चन है कि न्यूरॉन क्या है? तो देखो, इसमें ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कि ऊर्जा की आधारभूत इकाई है न्यूरॉन। बी ऑप्शन है रेडियो धर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण है। ऑप्शन सी है कि न्यूट्रॉन के प्रति कण है। और डी ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। तो देखो, अगर इसकी हम बात करते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा, जो न्यूरॉन है वो एक, जैसे हमने अभी बताया, क्या है ये, कि तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है ये। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि तंत्रिका तंत्र क्या है, आधारभूत इकाई है। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है। जो मनुष्य का मस्तिष्क है वो कितने भागों में विभाजित रहता है। तो देखो इसका आंसर सबको पता होगा। ऑप्शन इसका ए है 2 भागों में विभाजित होता है, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। ठीक है, तो इनमें से कितने भागों में विभाजित होता है मानव शरीर का मस्तिष्क। तो देखो जो मानव शरीर का मस्तिष्क है वो 3 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, अगर 3 भागों की बात करता हूँ मैं कि किन किन 3 भागों में विभाजित होता है, तो एक तो होता है अग्र मस्तिष्क, एक तो होता है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, एक होता है अग्र मस्तिष्क के साथ मध्य मस्तिष्क। ठीक है, मध्य मस्तिष्क। और इसके साथ जो तीसरा होता है वो होता है पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो ये 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये 3 प्रकार के मस्तिष्क पाए जाते हैं, यानी कि 3 विभागों में या 3 भागों में मस्तिष्क बटा होता है। ठीक है दोस्तों, अगर इससे चलो इसके बारे में यानी कि भागों के बारे में आगे क्वेश्चन है तब इसकी डिटेल हम जारी करेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। यानी कि जो निगलते हैं, हम कुछ भी चीज़ निगलते हैं या बाहर निकालते हैं अपने मुंह से या अपने पेट से, उधर से, तो वो कौन सा इसमें से कौन सा अंग है जो यह काम करता है। ठीक है, और ये लगभग ये चारों के चारों जो ऑप्शन है वो मस्तिष्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए है अनुमस्तिष्क, बी है प्रमस्तिष्क, सी है मेडुला ऑब्लागेटा और डी है पॉन्स। ठीक है, तो जो निगलने का यानी कि जिसको बोलते हैं हम सटकना, तो निगलना और उगलने का जो केंद्र होता है, जो केंद्र बोलते हैं हम, तो वो बोलते हैं मेडुला ऑब्लागेटा को, मेडुला ऑब्लागेटा। ये जो मेडुला ऑब्लागेटा है ये मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है, यानी कि मस्तिष्क के पीछे ये उपस्थित होता है, पीछे का भाग है। और देखो अगर कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसके जो मुख्य कार्य हैं वो उपापचय करना, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्राव तथा जो हृदय की धड़कनें होती हैं तो हृदय की धड़कनों को कंट्रोल करना, ये सब काम मेडुला ऑब्लागेटा के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से काम बताए मैंने। हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करना, रक्तदाब को नियंत्रण में रखता है ये, आहार नाल का जो क्रमाकुंचन है उसको कंट्रोल में रखता है। ठीक है, तो ये सब काम होते हैं मेडुला ऑब्लागेटा जो मस्तिष्क के पीछे के भाग में ये उपस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। ऑप्शन ए है कंकाल, बी है तंत्रिका, सी है संयोजी और डी है जनन। ठीक है, तो इनमें से किस में कौन सा ऐसा ऊतक है जिसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। ठीक है, तो देखो अगर इसकी बात करते हैं तो इसका सही आंसर होगा तंत्रिका। तंत्रिका में कोई भी विभाजन नहीं होता। ठीक है, कोई भी विभाजन इसमें नहीं होता। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वसन जैसी प्रक्रिया मानी जाती है। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है ये बताना है। तो देखो ये तो बहुत सिंपल सवाल है। जो श्वसन है वो कैसी प्रक्रिया होती है, वो अपचयी प्रक्रिया होती है। जो श्वसन है वो अपचयी प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ देखो श्वसन की भी, तो श्वसन जो है 2 प्रकार का होता है। श्वसन कौन कौन से 2 प्रकार का श्वसन होता है, तो श्वसन 2 प्रकार हैं। एक तो होता अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, और एक होता है ऑक्सी श्वसन। एक अनाक्सी श्वसन और एक ऑक्सी श्वसन, ये 2 प्रकार के श्वसन होते हैं। इनके बारे में आगे जाकर डिटेल करेंगे हम। अनाक्सी श्वसन किस प्रकार के श्वसन को बोलते हैं और ऑक्सी श्वसन किस प्रकार के श्वसन को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हमने अभी डिस्कस किया है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो देखो ये है इसका पेशी कोशिका, रक्त कोशिका, अस्थि कोशिका या तंत्रिका कोशिका। तो हमने अभी इस क्वेश्चन के बारे में अभी जानकारी ली थी पूरी की पूरी। तो इसमें सबसे लंबी कोशिका जो होती है मानव शरीर की तो वो तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, करीब करीब इसकी जो लंबाई होती है वो 90 सेंटीमीटर होती है। न्यूरॉन्स की लंबाई 90 सेंटीमीटर के करीब होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। मैं जो क्वेश्चन बोलता हूँ तो आपको यदि ऑप्शन पता हो यानी अपना आंसर पता हो तो प्लीज़ लास्ट में जा कर के कमेंट में अपने सही जवाब बता देना कि हमने इतने जवाब सही दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग क्या है।
जो जिस आँख के अंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक है तो वो कौन सा ऐसा अंग है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन है, ए है कार्निया, बी है एक्वस ह्यूमर, सी है लेंस और डी है काचाभ द्रव जिसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, विट्रस ह्यूमर। और अधिकतर इस क्वेश्चन में क्या होता है, ये जो विट्रस ह्यूमर है ये इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कुछ बायो के शब्द ऐसे हैं जो आप इंग्लिश में ही याद करें तो बेटर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला जो अंग होता है वो होता है लेंस। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, तो जो लेंस है वो सबसे अपवर्तनांक वाला अंग होता है। ठीक है, ये जो लेंस है इस पे सबसे ऊपर होता है आइरिस, और आइरिस के भी अंदर जो होता है इसको बोलते हैं हम लेंस। ठीक है, लेंस जो उपस्थित हुआ है वो आइरिस के भी अंदर में एक जो है वो गोलक के आकार का एक गुहा टाइप होता है, तो उसको ही हम लेंस बोलते हैं। ठीक है, आइरिस के अंदर जो ये उपस्थित होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि रोग का संबंध किससे है। यानी कि निकट दृष्टि दोष जो है, और निकट दृष्टि को मायोपिया बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं और इसको मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के शब्द ये याद रखने हैं, कभी कभी एग्जाम में निकट दृष्टि ना दे करके डायरेक्ट मायोपिया पूछ लेता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, तो ये किससे संबंधित है। देखो फेफड़ों से संबंधित नहीं है, मस्तिष्क से संबंधित नहीं है, कान से नहीं है, आपको सबको पता है कि आंख से संबंधित है। क्या होता है निकट दृष्टि दोष में, इस निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है लेकिन जो दूर की वस्तु है वो स्पष्ट हम देख नहीं पाते, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस की आवश्यकता होती है, तो अवतल लेंस की आवश्यकता उसको होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रैकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है। जो ट्रैकोमा बीमारी है वो किस अंग से संबंधित है। तो देखो अगर ट्रैकोमा की बात करते हैं तो जो ट्रैकोमा है ये एक आँखों की एक संक्रामक बीमारी है। ठीक है, ये संक्रामक बीमारी है, एक संक्रामक डिसीज़ है ये, जो एक कहाँ होती है, आँखों में होती है। ठीक है, ये आँखों में होती है। ये एक जीवाणु है जो जीवाणु संक्रमण करता है। तो जीवाणु का नाम यदि आप याद रख सकते हो तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है। क्लेमाइडिया, मैं नाम लिख के बता रहा हूँ आपको, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु होता है जिसके संक्रमण से ये बीमारी होती है। ये आँख की बीमारी है, आँख से संबंधित बीमारी है। ठीक है, अगर इसका उपचार सही तरीके से ना हो, इस बीमारी का यानी कि ट्रैकोमा का अगर उपचार सही से ना हो तो ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी कि आदमी अंधा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का केंद्र स्थित है। जो बुद्धि का केंद्र है वो कहाँ पर स्थित होता है ये बताना है। तो क्या ये ऑप्शन ए है प्रमस्तिष्क में उपस्थित होता है, अनुमस्तिष्क में उपस्थित होता है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा में उपस्थित होता है, या थैलेमस में उपस्थित होता है। तो जो बुद्धि का केंद्र है यानी जितनी भी हमारे फीलिंग्स हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी याद रखने की शक्ति है जिसको हम स्मरण शक्ति बोल देते हैं, ठीक है, या स्टोरेज बोल देते हैं, और जितनी भी हमारी इच्छा हैं, बुद्धि हैं, तो ये सब जो कंट्रोल में रखता है, तो वो जो कंट्रोल में रखता है उसका नाम होता है प्रमस्तिष्क। ये सब प्रमस्तिष्क ही कंट्रोल में रखता है इन सब क्रियाओं को। ठीक है, जितनी भी हमारी मानसिक क्रियाएं हैं उन सब का नियंत्रण प्रमस्तिष्क ही करता है। तो इसलिए बुद्धि का जो केंद्र है वो प्रमस्तिष्क ही होगा। ठीक है, कभी कभी पूछ लेगा कि भावनाओं का केंद्र कौन सा होता है, भावना, तो वो भी प्रमस्तिष्क होता है। कभी कभी स्मरण शक्ति का पूछ लेगा कि स्मरण शक्ति का जो केंद्र होता है वो कौन सा होता है, वो भी प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, तो इन सब की बात याद रखना है आपको कि बुद्धि का जो केंद्र होगा वो भी प्रमस्तिष्क होगा। भावना, स्मरण, फीलिंग, सब जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं तो उन सब का केंद्र जो मानते हैं हम प्रमस्तिष्क को ही मानते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। तो ये मतलब किसके सक्रियण से होता है, कौन सी ग्रंथि के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। ठीक है, तो देखो आपको सबको पता है एक ग्रंथि होती है जिसको हम अश्रु ग्रंथि बोलते हैं, अश्रु ग्रंथि या अश्रुकारी ग्रंथि। तो इसमें तो देखो थायराइड ग्रंथि का कोई संबंध नहीं है, यहाँ पर थायराइड ग्रंथि का कोई मतलब नहीं है, तो थायराइड ग्रंथि नहीं होगी। अंतःस्रावी का कोई मतलब नहीं है,
लार ग्रंथि का, सलाइवर ग्लैंड का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अश्रु ग्रंथि है, तो अश्रु ग्रंथि से ही तो क्या होगा, जब रोएगा तो अश्रु निकलते हैं, और नाक से जो है थोड़ा सा जल, मतलब जल निकलता है, पानी निकलता है नाक से। तो ये सब जो काम होता है वो किसका होता है, अश्रुकारी ग्रंथि का ही ये सब काम होता है। ठीक है दोस्तों, अश्रुकारी ग्रंथि का ये काम होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका वर्णांध व्यक्ति। वर्णांध व्यक्ति क्या करता है? वर्णांध व्यक्ति, वर्णांध व्यक्ति के बारे में इन चार ऑप्शनों में से क्या बातें चीज या क्या चीज़ें ठीक कही गई हैं, कौन सा ऑप्शन ठीक आ गया वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखो ऑप्शन ए है कि जो वर्णांध व्यक्ति होता है, वर्णांध व्यक्ति होता है, देखो सबसे पहले तो वर्णांध व्यक्ति होता क्या है, तो वर्णांध व्यक्ति इंग्लिश में बात करते हैं तो जो इसको कलर विजन होता ना, जिसको कलर विजन होता, तो कलर विजन वाले व्यक्ति को वर्णांध बोलते हैं। ठीक है, तो जो इस व्यक्ति को कलर विजन होता तो उसके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो देखना है हमको। तो ऑप्शन ए है कि दूर की चीज़ें नहीं देख पाता, जिसको कलर विजन है, क्या वो दूर की चीज़ें नहीं देख पाता? तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, काला रंग नहीं देख पाता, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता, तो ये बात सही है कि वो जो व्यक्ति है जिसको कलर विजन है, तो वो कुछ रंग है ऐसे, और कुछ रंग कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं, लाल और हरा, लाल और हरे रंग के बीच में वो विभेद नहीं कर पाता, यानी कि अंतर नहीं समझ पाता जिस व्यक्ति को कलर विजन होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कि कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता जिस व्यक्ति को कलर विजन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? जो ईईजी होता है, देखो ध्यान रखना, एक तो ईईजी होता है और एक होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो एक ईईजी होता है, एक ईसीजी होता है, दोनों का आपको याद रखना है। ठीक है, जो ईसीजी होता है, तो ईसीजी तो हार्ट के लिए होता है, ये हार्ट के लिए होता है, और जो ईईजी होता है ये मस्तिष्क की गतिविधि, जितनी हमारे माइंड है, तो माइंड की जितनी भी गतिविधि हैं तो उनको दर्ज करने के लिए होता है। ये ध्यान रखना, ईईजी मस्तिष्क के लिए होता है, और जो ईसीजी है वो हार्ट के लिए, यानी कि हमारे हृदय के लिए होता है। और ईईजी की यदि हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो 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 इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राफी, सेफेलोग्राफी। अभी दोस्तों सिर्फ एक ही प्रॉब्लम चल रही है हमारे साथ में कि हमारे पास अभी लॉकडाउन की वजह से कोई ऐसा पेन नहीं आया जो टच पर चल सके। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम धीरे धीरे अपना मतलब एडजस्ट करते चलेंगे, और आप भी थोड़ा सा जो है सपोर्ट करिए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राफी। ठीक है, इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राफी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 5 जगत वर्गीकरण किसने किया है? 5 जगत वर्गीकरण, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। और 5 जगत वर्गीकरण कशेरुकी चैप्टर पढ़ता है एक, तो उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने किया है। देखो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने भी ये जीवधारी हैं, जीवधारियों को 5 जगत में विभाजित किया गया है। कितने जगत में? 5 जगत में विभाजित, यानी कि वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि अगर मैं नाम बात करता हूँ, नाम बताने की, तो देखो इसके नाम है, जैसे सबसे पहला जगत बोल देते हैं हम मोनेरा। ठीक है, एक जगत तो मोनेरा हो जाता है। दूसरे की बात करते हैं तो एक होता है प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा। ठीक है, मोनेरा, प्रोटेस्टा। एक होता प्लांटी, प्लांटी। एक होता है कवक, कवक। और एक होता है एनीमेलिया, एनीमेलिया। तो दोस्तों ये होते हैं जो 5 जगत होते हैं, मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी, कवक और एनीमेलिया। ठीक है, ये 5 जगत होते हैं। तो इनका जो वर्गीकरण किया था वो किस व्यक्ति ने किया था, वो हमसे पूछा गया है। तो एक व्यक्ति थे R.H. विट्टेकर, R.H. विट्टेकर। तो R.H. विट्टेकर जो थे उन्होंने इसका वर्गीकरण किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विट्टेकर, या इनका पूरा नाम था R.H. विट्टेकर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो होता है उसका नाम है एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया जो है वो सबसे बड़ा
एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, इसका जो नाभिक है वो भी सबसे बड़ा होता है। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि किसका नाभिक सबसे बड़ा होता है, तो एसिटेबुलेरिया का नाभिक भी सबसे बड़ा होता है। इसका जो नाभिक होता है वो भी सबसे बड़ा होता है एसिटिबुलेरिया का, और ये एक कोशिकीय जीव है जो सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है। तो देखो, जो जानवर सबसे बड़ा होगा वही सबसे मतलब जो शावक होगा वो सबसे बड़ा शावक पैदा करेगा। और शावक का मतलब होता है यहाँ से बच्चे से, कि सबसे बड़ा बच्चा जो है वो कौन पैदा करता है। तो जो नीली व्हेल है, यानी कि जिसको हम ब्लू व्हेल बोलते हैं, तो ब्लू व्हेल का शावक जो होगा, बच्चा जो होगा, वो सबसे बड़ा पैदा होता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई मतलब जानने वाली बात ऐसी है नहीं, सबको इसका क्वेश्चन का आंसर इसका पता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, इसका जो गर्भावस्था होता है, नीली व्हेल का जो गर्भाकाल होता है वो लगभग 1 ईयर होता है, 1 वर्ष इसका जीवन काल होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है। तो विश्व में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो देखो, कबूतर सबसे छोटा पक्षी नहीं है, तोता भी नहीं है, घरेलू गौरैया भी नहीं है। एक पक्षी का नाम पढ़ते हैं हम, गुंजन पक्षी, जो शायद अफ्रीका, कहाँ पाया जाता है ये, अफ्रीका के जंगलों में, यानी कि अफ्रीका में ये पाया जाता है। और इसको हमिंग बर्ड बोला जाता है। और अधिकतर जो एग्ज़ाम में आता तो वो हिंदी में आता, वो इंग्लिश में आता है इसका नाम, जिसको बोलते हैं हमिंग बर्ड। ठीक है, और एक सवाल और पूछा जाता है, एक तो सबसे छोटा पक्षी है, ये बात याद रखनी है। एक कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि कौन सा पक्षी है जो आगे की ओर और पीछे की ओर दोनों तरफ उड़ने में सक्षम होता है। तो दोनों तरफ उड़ने में सक्षम जो होता है वो हमिंग बर्ड यानी कि गुंजन पक्षी ही है, जो दोनों तरफ उड़ने में सक्षम होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। तो देखो, जीवित पक्षी और विशालतम यानी कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है। ईमू नहीं होता, एल्बेट्रॉस भी नहीं होता, साइबेरियस सारस भी नहीं होता, लेकिन शुतुरमुर्ग जो है वो सबसे बड़ा पक्षी है इस पृथ्वी पर। ठीक है, और ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा पूछ लिया था कि जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो वो भी शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, यानी कि इसको बोलते हैं हम ऑस्ट्रिच, इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्ट्रिच। तो जो ऑस्ट्रिच एग है उसकी जो सेल है वो सबसे बड़ी सेल होती है। ध्यान रखना, ऑस्ट्रिच एग की सेल यानी कि शुतुरमुर्गे के अंडे की जो सेल है वो सबसे बड़ी सेल होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो, मैं हर क्वेश्चन में 2-3 एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए चल रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बाद में जाकर के, अभी नहीं, पूरी वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन कंटेंट अच्छा लगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है। देखो, खरगोश क्या करता है, जब किसी विपट संकट में होता है ना खरगोश, तो अपने पिछले पैरों से, मतलब जो मिट्टी होती है, तो मिट्टी को खोदने लगता है पिछले पैरों से। ठीक है, तो वो क्यों खोदता है, क्या कारण है उसका ऐसा करने के लिए, तो वो ही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो, ऑप्शन ए है कि युगलबंदी के लिए तैयार करना, सदस्यों को चेतावनी संकेत करना, शक्तिशाली विरोधी के समक्ष समर्पण करना, या प्रणय याचना करना, मतलब उससे अपने प्राणों की भीख मांगना, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो, अगर इसके सही आंसर की बात करते हैं तो वो जो करता है, वो जितने भी और उसके बाकी सदस्य हैं, यानी कि दोस्त मित्र हैं, तो उनको एक तरीके से संकेत करता है, चेतावनी देता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सदस्यों को चेतावनी संकेत। जो सदस्य हैं तो उनको चेतावनी संकेत, ये काम होता है इसका। जो पिछले पैरों से मिट्टी खोदता है तो वो इसका काम ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आज का लास्ट क्वेश्चन यही था दोस्तों, और हाँ, लास्ट क्वेश्चन यही था। तो ठीक है दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करो, ठीक है, दोस्तों को शेयर भी करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको एक बात और बताई है कि अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो हिंदी का मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं 1 या 2 दिन के बाद। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी के मॉक टेस्ट में भी ज़बरदस्त क्वेश्चन लाएंगे, और आराम से तैयारी करो आप घर पे रह करके इस टाइम लॉकडाउन में, क्योंकि ऑफलाइन क्लास है, और ये स्पेशल तौर पर मेरे ऑफलाइन क्लास वाले स्टूडेंट जो हैं उनके लिए है। ठीक है, जो हमारे ही ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं उनके लिए। ठीक है दोस्तों, और बाकी भी सब कुछ देख सकते हैं
सभी लोग इसको वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। आज की क्लास यहीं तक। तो ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।